अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। सुपरवाइज्ड क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर हमने एग्जामिनेशन वाला टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है। उसके अंदर आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है परफॉर्म न्यूरो मोटर डेवलपमेंट एंड सेंसरी इंटीग्रेशन टेस्ट एंड मेजर्स टू करेक्टराइज और क्वान्टिफाई acquisition and evolution of motor skills including age appropriate development. सेकेंड पॉइंट है सेंसरी मोटर इंटीग्रेशन इंक्लूडिंग पोस्टरल रिस्पॉन्सेज, इक्विलिब्रियम एंड राइटिंग रिएक्शंस, ठीक है। ये थी हमारे पास आउटलाइन से स्टेटमेंट जो मैंने आपको रीड करके बताई है, जिसको आज हमने डिस्कस करना है, ठीक है। इसमें बेसिकली हमने डिस्कस करना है कि न्यूरो मोटर डेवलपमेंट क्या होती है, ठीक है, और सेंसरी इंटीग्रेशन टेस्ट किस तरह परफॉर्म किए जाते हैं। मतलब जो सेंसरी इंटीग्रेशन है पर्सन की, उसको हम किस तरह मेजर करते हैं, ठीक है। कौन कौन से टेस्ट हम यूज़ करते हैं उसको असेस करने के लिए, ठीक है, स्पेशली बच्चों के अंदर, ठीक है, और उन इंडिविजुअल्स के अंदर जिनके अंदर कोई भी डेवलपमेंटल या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे हमारा फोकस है पीडियाट्रिक्स, बच्चों को देखना है हमने, ठीक है। और सेकेंडली हमने उन इंडिविजुअल्स को देखना है जिनके अंदर डेवलपमेंटल या कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर मौजूद है, ठीक है। इन दोनों ग्रुप्स के अंदर हमने स्टडी करनी है न्यूरो मोटर डेवलपमेंट, ठीक है, और सेंसरी इंटीग्रेशन टेस्ट परफॉर्म करके हमने सेंसरी इंटीग्रेशन को भी चेक करना है, ठीक है। अच्छा, न्यूरो मोटर डेवलपमेंट में हमने क्या देखना है? न्यूरो मोटर डेवलपमेंट में हमने ये देखना है कि किस तरह मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं ओवर टाइम, ठीक है। वक्त के साथ साथ किस तरह मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं, ठीक है। जैसे कुछ जो होते हैं रिफ्लेक्सिस कह लें, वो मतलब बच्चों में मौजूद होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो वो रिफ्लेक्सिस ख़त्म हो जाते हैं, जैसे मोरो रिफ्लेक्स वगैरह, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि न्यूरो मोटर डेवलपमेंट में हमने देखना है कि किस तरह मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं वक्त के साथ साथ, ठीक है। और सेंसरी मोटर इंटीग्रेशन है। सेंसरी मोटर इंटीग्रेशन में हमने देखना है कि जो सेंसरी इनपुट है वो किस तरह इंटीग्रेट करता है विद मोटर आउटपुट, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले जो आपकी आउटलाइन में टॉपिक है डैट इज़ न्यूरो मोटर डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे न्यूरो मोटर डेवलपमेंट को, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि न्यूरो मोटर डेवलपमेंट के अंदर हमने किन किन चीज़ों को असेस करना है। सबसे पहली चीज़ जो हमने असेस करनी है डैट इज़ माइलस्टोन एक्विजिशन। इसके अंदर आ जाता है हेड कंट्रोल, सिटिंग, क्रोलिंग, वॉकिंग। सेकेंड चीज़ जो हमने असेस करनी है डैट इज एज अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मोटर बिहेवियर्स। ठीक है, लास्ट पे जो हमने चीज़ असेस करनी है डैट इज सिमेट्री, कोऑर्डिनेशन एंड क्वालिटी ऑफ मूवमेंट पैटर्न्स। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि न्यूरो मोटर डेवलपमेंट क्या होती है। न्यूरो मोटर डेवलपमेंट होती है कि जो मोटर स्किल्स वक्त के साथ साथ डेवलप हो रही होती हैं, उसे हम न्यूरो मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। अच्छा, अब वो मोटर स्किल्स क्या हो सकती हैं? जैसे हेड कंट्रोल, जैसे बच्चे को पहले हेड कंट्रोल नहीं आता होता, वो हेड कंट्रोल सीखता है, ठीक है। उसके बाद वो बैठना सीखता है, फिर वो क्रोल करना सीखता है, फिर वो वॉकिंग सीखता है। मतलब वक्त के साथ साथ उसकी ये मोटर स्किल्स डेवलप हो रही हैं,
इसे हम कहते हैं न्यूरो मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, अब सबसे पहले जो हमने न्यूरो मोटर डेवलपमेंट के अंदर जो चीज़ असेस करनी है डैट इज़ माइलस्टोन एक्विजिशन। माइलस्टोन एक्विजिशन क्या होती है? अब हमें पता है कि ये जो बच्चे का ना एक सही वक्त होता है, ठीक है, एक वक्त होता है कि फॉर एग्जांपल इतने महीनों में वो अपना हेड कंट्रोल करना सीखेगा, ठीक है, इतने महीनों में वो बैठने लग जाएगा, इतने महीनों में वो क्रॉल करने लगेगा, इतने महीनों में वो वॉकिंग करने लगेगा। ठीक है, तो ये सारी एक्सपेक्टेड एजेस होती हैं कि इतनी एज में बच्चे को ये काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, तो माइलस्टोन एक्विजिशन में हम यही देखते हैं कि जो एक्सपेक्टेड एज है उसके ऊपर बच्चा जो एक्सपेक्टेड थिंग है उससे उस पर पूरा उतरता है या नहीं उतरता। ठीक है, अच्छा फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल 3rd मंथ में कहते हैं कि बच्चे का हेड कंट्रोल आ जाना चाहिए। ठीक है, तो माइलस्टोन एक्विजिशन में हम देखेंगे कि क्या 3rd मंथ में बच्चे का हेड कंट्रोल आ गया था या नहीं आया था। ठीक है, या लेट आया था, कितना लेट आया था। ठीक है, इसी तरह बाकी चीज़ें हम असेस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो हमने असेस करनी है डैट इज़ एज अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मोटर बिहेवियर। इसका क्या मतलब है कि एज के लिहाज से जो अप्रोप्रिएट मूवमेंट बच्चे को करनी चाहिए वो कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, मतलब जैसे उसे वॉक करना चाहिए, ठीक है, या कोई चीज़ पकड़नी चाहिए, ठीक है, क्रॉलिंग करनी चाहिए, तो वो अपनी एज के लिहाज से अप्रोप्रिएट वॉकिंग या अप्रोप्रिएट रीचिंग या अप्रोप्रिएट क्रॉलिंग कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, लास्ट चीज़ जो हमने असेस करनी है डैट इज़ सिमेट्री, कोऑर्डिनेशन एंड क्वालिटी ऑफ मूवमेंट पैटर्न्स। ठीक है, इसमें हमने देखना है कि जो बच्चे की मूवमेंट है क्या वो स्मूथ और कोऑर्डिनेटेड है या नहीं है। ठीक है, दूसरा हमने इसके अंदर ये देखना है कि क्या बच्चा अपनी दोनों साइड्स को, बॉडी की दोनों साइड्स को इक्वली यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, कोई एक साइड वो ज़्यादा यूज़ तो नहीं कर रहा या कोई एक साइड वो कम यूज़ तो नहीं कर रहा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम असेस करते हैं न्यूरो मोटर डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टूल्स और टेस्ट हम यूज़ कर सकते हैं न्यूरो मोटर डेवलपमेंट को असेस करने के लिए। सबसे पहला जो टेस्ट है डैट इज़ डेनवर 2। पहले मैं नेम्स बता रही हूँ, फिर मैं इन टेस्ट को एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, सेकंड जो टेस्ट है डैट इज़ पी बॉडी डेवलपमेंटल मोटर स्केल्स। थर्ड एंड लास्ट टेस्ट इज़ बेले स्केल्स ऑफ इन्फेंट एंड टोडलर डेवलपमेंट। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो डेनवर 2 टेस्ट है ना, ये 0 से लेके 6 इयर्स तक के बच्चों के अंदर परफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर हम मेजर क्या करते हैं? इसके अंदर हम मेजर करते हैं बच्चे की ग्रोथ या फाइन मोटर स्किल्स को, ठीक है, उसकी लैंग्वेज को और उसकी पर्सनल सोशल इंटरेक्शन को। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो हमारे पास स्केल है डैट इज़ पी बॉडी डेवलपमेंटल मोटर स्केल। ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं 0 से 5 इयर्स तक के बच्चों में। ठीक है, इसमें हम मेजर क्या करते हैं? इसमें हम मेजर करते हैं बच्चे के रिफ्लेक्सेस, लोकोमोशन कि किस तरह बच्चा मूव करता है, और ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास लास्ट स्केल है डैट इज़ बेले स्केल्स ऑफ इन्फेंट एंड टोडलर डेवलपमेंट। ये हम यूज़ करते हैं 1 से 42 मंथ्स के बच्चों के अंदर। ठीक है, ये मेजर क्या करता है? कोग्निटिव स्किल्स को मेजर करता है। ठीक है, मोटर लैंग्वेज को मेजर करता है। ठीक है, जो पहला टेस्ट है डेनवर 2 टेस्ट, ये मैंने आपको बताया 0 to 6 इयर्स के बच्चों के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
और इसका पर्पज़ ये होता है कि इसने देखना होता है कि इन एरियाज़ के अंदर बच्चों के अंदर डेवलपमेंटल डिलेज़ तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बच्चे को 125 टास्क देते हैं और उससे परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है। कैसे टास्क परफॉर्म करवाते हैं, जैसे हम उसे कह देते हैं कि इन ब्लॉक्स को जोड़ो, ठीक है, इनके नेम्स बताओ, ठीक है, ये जो पिक्चर्स उसे दे देते हैं उन कहते हैं इनके नेम्स बताओ, ठीक है। इस तरह के डिफरेंट टास्क हम उससे परफॉर्म करवा के उसकी असेसमेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, जो नेक्स्ट स्केल है ना, पी बॉडी डेवलपमेंटल मोटर स्केल, जैसा कि मैंने आपको बताया ये 0 to 5 ईयर्स के बच्चों के अंदर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस होता है हमने बच्चे के रिफ्लेक्सेस को टेस्ट करना है, ठीक है, लोकोमोशन को टेस्ट करना है। लोकोमोशन में क्रॉलिंग, वॉकिंग और रनिंग वगैरह आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा हमने उसकी ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन को टेस्ट करना है कि वो बॉल वगैरह के साथ किस तरह खेलता है, ठीक है। इसके साथ साथ हमने उसकी स्टेशनरी को भी असेस करना है। स्टेशनरी के अंदर आ जाता है कि मतलब जब वो स्टिल है, कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा, ठीक है, उसके अंदर सिटिंग आ जाता है और स्टैंडिंग, ठीक है। ये सारी मूवमेंट्स हमने उससे परफॉर्म करवा के देखनी है और उसके अकॉर्डिंग फिर हम क्या करते हैं, स्केल के ऊपर उसकी स्कोरिंग कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट पे जो हमारे पास स्केल था, बेले स्केल्स ऑफ इन्फेंट एंड टोडलर डेवलपमेंट, इसका मैंने आपको बताया था कि 1 से 42 मंथ्स के बच्चों के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस ये होता है कि ये इन डेप्थ इवेलुएशन करता है कोग्निटिव और मोटर डेवलपमेंट की, ठीक है। कोग्निटिव और मोटर लैंग्वेज मींस मोटर डेवलपमेंट की ये असेसमेंट करता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास आउटलाइन पे पॉइंट है, डैट इज़ सेंसरी मोटर इंटीग्रेशन। सेंसरी मोटर इंटीग्रेशन क्या होती है मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। जो भी हमारे पास सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रही होती है, सेंसरी इंफॉर्मेशन क्या होती है, टच, ठीक है, कोई चीज़ हमने ऐसी देखी है या बैलेंस या कोई भी बॉडी पोजीशन, ठीक है। तो सेंसरी मोटर इंटीग्रेशन का क्या काम होता है, इसका काम होता है कि जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रही होती है इसने क्या करना होता है, उसे कंबाइन करना होता है, ठीक है, और उसे यूज़ करके उसने मूवमेंट परफॉर्म करवानी होती है, ठीक है। मतलब कि वही इसने क्या करना होता है, मोटर आउटपुट देना होता है। कोई भी हम मूवमेंट परफॉर्म करते हैं तो वो हमारा मोटर आउटपुट ही होता है, ठीक है। जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रही है बॉडी ने उसे क्या करना है, कंबाइन करके मूवमेंट परफॉर्म करनी है इफेक्टिवली, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि सेंसरी मोटर इंटीग्रेशन के अंदर हमने किन किन चीज़ों की असेसमेंट करनी है। सबसे पहले तो हमने असेसमेंट करनी है पोस्चरल रिएक्शंस की, ठीक है। उसके बाद हमने असेसमेंट करनी है राइटिंग रिएक्शंस की, देन हमने असेसमेंट करनी है इक्विलिब्रियम रिएक्शंस की, और लास्ट पे हमने असेसमेंट करनी है सेंसरी मोटर कोऑर्डिनेशन की, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि पोस्चरल रिएक्शंस क्या होते हैं। पोस्चरल रिएक्शंस क्या होते हैं, पोस्चरल रिएक्शंस हमारी बॉडी का इनवॉलंटरी मसल रिस्पॉन्स होता है। इनवॉलंटरी मसल रिस्पॉन्स होता है that helps to maintain the balance and upright posture, ठीक है। मतलब कि पोस्चरल रिएक्शंस ने बेसिकली क्या करना होता है, हमारी बॉडी का जो है वो बैलेंस मेंटेन रखना होता है और अपराइट पोस्चर मेंटेन रखना होता है, ठीक है। इनवॉलंटरी मसल रिस्पॉन्स इसके अंदर ऐसे होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल पर्सन गिरने लगा, ठीक है, अब उसे तो नहीं पता कि उसने खुद को कैसे संभालना है, तो हमारी बॉडी का इनवॉलंटरी, हमारी मर्ज़ी से तो वो रिस्पॉन्स नहीं आता ना, ठीक है, वो इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स होता है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और गिरने नहीं देता, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास है डैट इज़ राइटिंग रिएक्शंस। राइटिंग रिएक्शंस में क्या होता है कि जब बॉडी की पोजीशन चेंज होती है ना, तो जो हमारा हेड है, ठीक है, और जो हमारी बॉडी है वो खुद ब खुद अलाइन हो जाती है, ठीक है। मतलब कि राइटिंग रिएक्शंस ये होते हैं कि ऐसी मूवमेंट्स होती हैं जो हमारे हेड को और हमारी बॉडी को रीअलाइन करती हैं जैसे ही कोई भी पोजीशन में चेंज आता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम बैठे हुए हैं और बैठ के खड़े होते हैं,
ठीक है। तो अब खड़े हुए हैं, हमारी पोजीशन में चेंज आया है ना, तो हमारी हेड और जो बॉडी है, ठीक है, वो खुद ब खुद रियलाइन हो जाती है उसके लिहाज से, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जांपल देके भी समझाऊंगी तो फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम रिएक्शंस। इक्विलिब्रियम रिएक्शंस में क्या होता है? इक्विलिब्रियम रिएक्शंस में ये होता है कि जब हम किसी भी अनइवन सरफेस पे जाते हैं ना, ठीक है, तो हमारी बॉडी जो है वो खुद ब खुद हमारे पोस्चर के अंदर एडजस्टमेंट करती है ताकि हमारा बैलेंस जो है वो उस अनइवन सरफेस पे मेंटेन रह सके। इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम रिएक्शंस, ठीक है। लास्ट वन इज सेंसरी मोटर कोऑर्डिनेशन। सेंसरी मोटर कोऑर्डिनेशन क्या है? सेंसरी मोटर कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी की एबिलिटी है टू मैच मूवमेंट्स विद विजुअल क्यूज, विजुअल या टेक्टाइल क्यूज। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी को सिग्नल मिला है, ठीक है, कि सामने से किसी ने बॉल फेंकी है, ठीक है, और अब मेरी बॉडी ने बॉल कैच करनी है, ठीक है, तो अब वो क्या करेगा? वो खुद को उस लिहाज से मैच करने की कोशिश करेगा, ठीक है, अपनी कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करेगा कि सेंसरी इनपुट आया है कि सामने से बॉल आ रही है, ठीक है, अब मैंने उसे कैच करना है, ठीक है, तो ये होगी मोटर मूवमेंट, ठीक है। तो सेंसरी और मोटर की कोऑर्डिनेशन को मैच किया जाता है, ठीक है। बॉडी की ये एबिलिटी होती है कि वो जो भी कोई भी सेंसरी स्टिमुलस आ रहा हो उसके अकॉर्डिंग वो खुद को एडजस्ट करके मूवमेंट परफॉर्म करता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी कि जैसे किसी ने अचानक मेरी तरफ बॉल फेंक दी है, ठीक है, डैट इज सेंसरी इनपुट, ठीक है। तो अब मेरी बॉडी क्या करेगी? फ़ौरन से उसको मैच करने के लिए मूवमेंट परफॉर्म करेगी और उस बॉल को कैच कर लेगी, डैट इज़ मोटर आउटपुट, ठीक है। तो सेंसरी और मोटर की कोऑर्डिनेशन भी चेक करनी है कि ठीक है या नहीं है। कुछ इस तरह की डिजीज़ होती हैं जिनके अंदर बंदा फ़ौरन से रिस्पॉन्स नहीं कर पाता, मतलब किसी ने बॉल फेंकी तो वो नहीं कैच कर पाता, ठीक है। बेसिकली सेंसरी मोटर इंटीग्रेशन होती भी यही है कि हमारा जो सेंसरी सिस्टम है जिसके अंदर विजन आ जाती है, वेस्टिबुलर सिस्टम है, प्रोप्रियोसेप्शन है, टच है, ठीक है, तो जो हमारा जितना भी सेंसरी सिस्टम है वो किस तरह इंटरेक्ट करता है मोटर कंट्रोल के साथ, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से कॉमन टेस्ट हम यूज़ कर सकते हैं सेंसरी मोटर इंटीग्रेशन को टेस्ट करने के लिए। सबसे पहला जो टेस्ट है डैट इज टोनिक लैब्रिन्थाइन रिफ्लेक्स। सेकंड जो हमारे पास टेस्ट आ जाता है डैट इज राइटिंग रिएक्शंस। फॉर एग्जाम्पल हेड राइटिंग इन सिटिंग। यहाँ मैं सिर्फ अभी नेम्स बता रही हूँ, आगे एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। अच्छा, जो थर्ड टेस्ट आ जाता है डैट इज टिल्ट बोर्ड और बैलेंस बॉल एक्टिविटीज़। नेक्स्ट जो टेस्ट आ जाता है डैट इज पोस्चरल कंट्रोल ड्यूरिंग रीचिंग, नीलिंग और वॉकिंग। अच्छा, ये हमारे पास टेस्ट भी हैं और साथ हम ऑब्जर्वेशन भी बताई हुई है कि हमने किन किन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है, ठीक है। जैसे ये ऑब्जर्वेशन है। लास्ट पे हमारे पास जो टेस्ट आ जाता है डैट इज सेंसरी इंटीग्रेशन एंड प्रेग्जिस टेस्ट। अच्छा, सबसे पहला है टोनिक लैब्रिन्थाइन रिफ्लेक्स। टोनिक लैब्रिन्थाइन रिफ्लेक्स क्या है? जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये एक रिफ्लेक्स है, ठीक है, जिसको हमने टेस्ट करना है। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया था स्टार्टिंग में कुछ रिफ्लेक्सेस ऐसे होते हैं जो बर्थ के टाइम पे तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे रिफ्लेक्सेस को हम बोलते हैं प्रीमिटिव रिफ्लेक्स, ठीक है। रिफ्लेक्सेस के बारे में भी ये आउटलाइन का नेक्स्ट टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे रिफ्लेक्सेस जो बर्थ के टाइम पे मौजूद होते हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रीमिटिव रिफ्लेक्स, ठीक है। तो ये एक प्रीमिटिव रिफ्लेक्स है जो हम बच्चों में देखते हैं, ठीक है, जो बर्थ के टाइम पे मौजूद होता है लेकिन जैसे ही बच्चे 4 से 6 महीने के होते हैं तो ये रिफ्लेक्स ख़त्म हो जाता है, ठीक है।
अच्छा, इसको हमने टेस्ट किस तरह करना है, इसको हमने टेस्ट इस तरह करना है कि सुपाइन पोजीशन में टेस्ट करना है, ठीक है, और प्रोन में करना है। सुपाइन में अगर हम बच्चे को लिटाएंगे ना तो बच्चा क्या करेगा, वो अपनी लिम्ब को एक्सटेंड कर देगा, ठीक है, और अगर हम बच्चे को प्रोन में लिटाएंगे तो बच्चा क्या करेगा, वो अपनी लिम्ब को फ्लेक्स कर लेगा, ठीक है। ये है हमारे पास टोनिक लेब्रेंथाइन रिफ्लेक्स। नेक्स्ट जो हमारे पास है डैट इज़ राइटिंग रिएक्शंस, जिसमें आ जाता है हेड राइटिंग इन सिटिंग। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया राइटिंग रिएक्शन क्या होता है कि जैसे ही बॉडी की पोजीशन चेंज होती है तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारा हेड भी और हमारी जो पूरी बॉडी है वो रीअलाइन हो जाती है, ठीक है। और ये बॉडी का एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है, ये सब कुछ खुद ब खुद होता है, ठीक है। अब हमने ऑब्ज़र्व किस तरह करना है, मैंने आपको बताया था ना, इसमें कुछ टेस्ट है और कुछ ऑब्ज़र्व करने वाली चीज़ें, ये ऑब्ज़र्व करने के लिए, ठीक है। ऑब्ज़र्व हमने क्या करना है, बच्चे को हमने सिटिंग पोजीशन में बिठाना है, ठीक है, और उसको एक साइड पे थोड़ा सा टिल्ट कर देना है, ठीक है। जैसे ही हम उसको एक साइड पे थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, मतलब उसकी पोजीशन चेंज हुई तो ऑटोमेटिकली उसका हेड जो है वो उसके मुताबिक ही रीअलाइन हो जाएगा, डैट इज़ राइटिंग रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है डैट इज़ टिल्ट बोर्ड और बैलेंस बॉल एक्टिविटीज़। अब जैसे इसके नाम से पता चल रहा है टिल्ट बोर्ड और बैलेंस बॉल एक्टिविटीज़, ठीक है। इनका पर्पस क्या है, इनका पर्पस यही है कि हमने देखना है कि जब भी कोई मूवमेंट होती है, ठीक है, या अगर कोई इंस्टेबिलिटी आ जाती है मूवमेंट के अंदर तो बॉडी किस तरह अपने बैलेंस को मेंटेन रखती है। मतलब इसके अंदर हमने इक्विलिब्रियम रिएक्शंस देखने हैं ये वाले, ठीक है, जो हमने ऊपर डिस्कस किए। टिल्ट बोर्ड या बैलेंस बॉल एक्टिविटीज़ जो है वो टेस्ट करने या असेस करने के लिए यूज़ होती है इक्विलिब्रियम रिएक्शंस को, ठीक है। इसको हमने किस तरह असेस करना है, इसमें हमने पेशेंट से कहना है, ठीक है, कि या तो वो खड़ा हो जाए, ठीक है, या वो नीलिंग पोजीशन में आ जाए, ठीक है। या तो वो क्या करे, किसी टिल्ट बोर्ड पे खड़ा हो जाए, ठीक है, या टिल्ट बोर्ड पे नील कर ले, ठीक है, नीलिंग पोजीशन में आ जाए, ठीक है। या हम उसे कह सकते हैं कि वो किसी थेरेपी बॉल पे बैठ जाए, ठीक है। दो सिचुएशन हो सकती हैं, या तो हम उसे कहें कि वो टिल्ट बोर्ड पे बैठ जाए, ये नीलिंग पोजीशन में आ जाए, ठीक है, या वो किसी थेरेपी बॉल पे बैठ जाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, आहिस्ता से जो फॉर एग्जांपल अगर थेरेपी बॉल है उसको हमने आहिस्ता से मूव करना है, ठीक है। और फिर हमने देखना है कि जो बैलेंस है उसकी किस तरह करेक्शन होती है, लाइक के पर्सन अपने आर्म्स को इस तरह पकड़ने की कोशिश करेगा या रीच करने की कोशिश करेगा, किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करेगा कि मैं गिरूँ ना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें फिर हमने असेस कर लेनी है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पोस्चरल कंट्रोल ड्यूरिंग रीचिंग, नीलिंग और वॉकिंग। इसमें बेसिकली हमने ऑब्जर्व भी करना है कि पर्सन को कोई चीज़ कहनी है कि उठाए, ठीक है, या उसे कहना है नीलिंग पोजीशन में जाए या वॉकिंग में जाए, तो ठीक है। फिर इन पोजीशंस में हम क्या करेंगे, उसका पोस्चरल कंट्रोल देख लेंगे कैसा है और कैसा नहीं है, ठीक है। लास्ट पे जो हमारे पास है डैट इज़ सेंसरी इंटीग्रेशन एंड प्रैक्टिस टेस्ट। इस टेस्ट में क्या होता है, इस टेस्ट में एक टेस्ट बैटरी यूज़ होती है, ठीक है। और इस टेस्ट के लिए एज की जो रेंज है डैट इज़ 4 to 9 years। अच्छा, अब इस टेस्ट में हमने असेस क्या करना है, इस टेस्ट में हमने असेस करना है सेंसरी प्रोसेसिंग को, ठीक है, मोटर प्लानिंग को, कोऑर्डिनेशन को कि मूवमेंट की कोऑर्डिनेशन कैसी है, ठीक है, और साथ में बाईलेटरल इंटीग्रेशन को असेस करना है, ठीक है। ये चार चीज़ें हमने असेस करनी है इस टेस्ट के अंदर, सेंसरी प्रोसेसिंग, मोटर प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन और बाईलेटरल इंटीग्रेशन, ठीक है। इस टेस्ट के थ्रू हम सेंसरी इंटीग्रेशन जो डेफिसिट्स हैं उनको असेस करते हैं, ठीक है, ताकि उन सेंसरी इंटीग्रेशन डेफिसिट्स की वजह से बच्चे को लिखने में मसला ना आए, ड्रेसिंग में मसला ना आए, प्लेइंग में मसला ना आए, या किसी भी स्कूल परफॉर्मेंस वगैरह में मसला ना आए, ठीक है। यहाँ तक था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। मैंने तो बहुत कोशिश की है कि मैं एग्जामिनेशन वाला जो टॉपिक है वो जल्द अज जल्द बहुत कम वीडियोस में कवर करवा दूँ, लेकिन कम करते भी इसके बहुत ज़्यादा पार्ट्स बन गए हैं, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ को डिटेल में, इतनी भी डिटेल में मैंने डिस्कस नहीं किया, लेकिन जितना किया उतना करना बहुत ज़रूरी था, ठीक है।
तो कुछ लोग होते हैं वो पैनिक हो जाते हैं कि इतनी लंबी वीडियो है, लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि आपको मटेरियल अच्छा प्रोवाइड किया जा रहा है, तो लंबी या छोटी वीडियो से फ़र्क नहीं पड़ता होता। तो इंशाल्लाह कल मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको एग्जामिनेशन वाला टॉपिक कवर करवा दूँ, ठीक है। इसके आउटलाइन से लास्ट 2 पॉइंट्स रह गए हैं, वो इंशाल्लाह मैं कल कवर करवा दूँगी और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।